नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कचौरिया स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, अपने साइंस के कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें अपने कक्षा 6 और 7 को कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी बायो कंप्लीट की है दोस्तों अपने। केमिस्ट्री और फिज़िक्स है, वो अभी बाकी है, वो भी आपको करवाई जाएगी। और अभी अपने कक्षा 8 चल रही है और उसका अपने अध्याय 6 पढ़ लिया है। अब अध्याय 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रक्त परिसंचरण। ये जो टॉपिक है दोस्तों, आपकी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में लगता है तो ये वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस अध्याय में दोस्तों अपने पढ़ेंगे रक्त की संरचना एवं वर्ग, रक्तदान एवं रक्त बैंक, मानव हृदय एवं रक्त परिसंचरण और रुधिर संक्रमण से होने वाले विभिन्न रोग। तो ये अभी फ़िलहाल जो वायरस का दौर चल रहा है दोस्तों, तो निश्चित ही जो आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम है तो साइंस में इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो आपके लिए ये जो वीडियो है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा और एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिएगा। देखिए, हमने पिछले अध्यायों में अध्ययन कर चुके हैं कि भोजन के पाचन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हमने यह भी अध्ययन किया है कि श्वसन की क्रिया में सजीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बाहर निकालते हैं। आपने कभी सोचा है कि भोजन, जल और ऑक्सीजन शरीर की प्रत्येक कोशिका तक कैसे पहुंचते हैं? साथ ही जंतुओं के द्वारा अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक कैसे होता है जहां से इन्हें बाहर निकाला जा सके। इस अध्याय में हम जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो अब देखते हैं जो रक्त है उसकी परिभाषा क्या है दोस्तों, वो देखिए अच्छे से अपने नोट्स में नोट कीजिएगा इसको। हमारे शरीर में पदार्थों के परिवहन कार्य को करने के लिए लाल रंग का द्रव्य पाया जाता है, जिसे रुधिर या रक्त कहते हैं। तो शरीर में दोस्तों जो अपने पदार्थ है उनका परिवहन करने के लिए लाल रंग का जो द्रव्य पाया जाता है उसे अपने क्या कहते हैं? रुधिर या रक्त बोलते हैं। शरीर पर खरोंच लगने पर या शरीर के किसी भाग के काटने पर रक्त बाहर निकलता है। रक्त सभी केशरूकीय जंतुओं में पाया जाता है, जैसे कि मछली हो गई, मेंढक हो गई, छिपकली हो गई, बकरी, मनुष्य आदि। केशरूकीय कौन से होते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है। रक्त की संरचना कैसी होती है? रक्त क्या है? रक्त में शरीर में रक्त कहाँ पाया जाता है तथा इसका मानव जीवन में क्या महत्व है? आइए इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो रक्त की संरचना एवं वर्ग है वो देखिए दोस्तों। रक्त की तैयार स्लाइड को लीजिए, इसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर शिक्षक की सहायता से निरीक्षण कीजिए। रक्त में क्या दिखाई देता है? तो मेनली क्या है, आपको याद रखना है कि मानव रक्त के मुख्य दो भाग होते हैं। एक तो जो तरल रूप में प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है, और एक ठोस रूप में कणिकाएं पाई जाती है। आइए रक्त के इन भागों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा देखते हैं। प्लाज्मा है ये हल्का पीला, साफ, चिपचिपा एवं पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। रुधिर का लगभग 50 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। सामान्य रूप से इसमें 90% जल तथा 10% अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण रुधिर प्लाज्मा की प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। रुधिर में प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, अम्ल, हार्मोन्स आदि कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा रुधिर को तरल बनाए रखने का कार्य करता है। इसी कारण रुधिर तरल संयोजी ऊतक कहलाता है ये। ठीक है। अब देखिए रुधिर कणिकाएं। रुधिर का लगभग 40% भाग रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है। ये रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। पहली है लाल रुधिर कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट्स, या इसको बोलते हैं RBC। ठीक है। श्वेत रुधिर कणिकाएं या ल्यूकोसाइट, या इसको WBC भी बोलते हैं। तीसरी है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, जिसको बोलते हैं। ठीक है। पहले अपने पढ़ रहे हैं लाल रुधिर कणिकाएं यानी RBC। ठीक है। स्लाइड के अध्ययन में आपने देखा होगा कि कुछ रुधिर कणिकाएं गोल, तस्रीनुमा तथा दोनों ओर से पिचकी हुई और केंद्रक विहीन है। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है।
जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है और ये जो कार्य है ये देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आरबीसी है इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा में इसका होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लाल रुधिर कणिका के कार्य देखिए, ऑक्सीजन का शरीर की प्रत्येक कोशिका तक परिवहन करना है, शरीर का तापमान निश्चित बनाए रखना है, ये इसके कार्य हो गए। दूसरी अपने प्रत्येक WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसमें देखिए रुधिर की स्लाइड में लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी तथा केंद्र युक्त कणिकाएं दिखाई देती है, जिन्हें श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। ये इसका डायग्राम दर्शाया हुआ है दोस्तों। श्वेत रुधिर कणिकाएं अमीबा के समान अनियमित आकार की होती है, इनमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए ये रंगहीन होती है। लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा इनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। ये कणिकाएं रुधिर में कई प्रकार के कार्य करती हैं। इन कणिकाओं को सैनिक कणिकाएं भी कहते हैं। इसके कार्य देखिए मेनली क्या होते हैं, ये प्रतिरक्षा का कार्य करती है और शरीर को संक्रमित करने वाले रोगाणुओं या परजीवियों को नष्ट कर शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है। इसके साथ साथ शरीर में टूटी हुई व मृत कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई भी करती है। तीसरी अपनी रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट जिसको बोलते हैं, वो देखिए अपने रुधिर प्लेटलेट्स आकार में छोटी, केंद्रक विहीन, अनियमित होती है। रुधिर में इनकी संख्या भी कम होती है। लाल रुधिर कणिकाओं की तरह इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन याद रखना है इनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। ठीक है, रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य क्या क्या है वो देखिए। इनका मुख्य कार्य शरीर में रुधिर का थक्का बनाना है। ठीक है, चोट लगने पर लगातार होने वाले रुधिर बहाव को नियंत्रित करने में भी ये सहायक है। हम टीवी समाचार पत्रों में सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में देखते हैं एवं पढ़ते हैं। इन दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के शरीर से रुधिर के बह जाने से उन्हें तत्काल रुधिर की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति का रुधिर वर्ग अलग अलग होता है। इन्हें अस्पताल के रुधिर बैंक से संबंधित रुधिर वर्ग का उचित रुधिर उपलब्ध कराया जाता है। रुधिर वर्ग एवं रुधिर बैंक क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं अपने। सबसे पहले देखते हैं रुधिर वर्ग क्या है वो देखिए कि मानव में रुधिर वर्गों अथवा समूह संबंधी जानकारी सबसे पहले कोर्ल लैंडस्टीनर ने की थी और इन्होंने 1868 से 1943 में दी थी। ठीक है, शोध से पता चला कि रुधिर देने वाले तथा लेने वाले दोनों व्यक्तियों के रक्त वर्ग समान होने चाहिए। रक्त देने वाला व्यक्ति दाता तथा जिसे रुधिर देना अथवा चढ़ाना है वह ग्राही कहलाता है। भूलवश यदि विभिन्न या भिन्न रुधिर वर्ग का रुधिर किसी रोगी अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो शरीर में रुधिर का थक्का बन जाएगा, जिससे शरीर में रुधिर का प्रवाह रुक जाता है एवं इस अवस्था में ग्राही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ग्राही को असंगत रुधिर चढ़ाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका ये कारण है दोस्तों। ठीक है, ये जो ऊपर अपने पढ़ा है ना, ये रुधिर का थक्का जम जाता है। इसके अलावा और कारण क्या है वो देखिए। रुधिर समूहों की जानकारी के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि मनुष्य के रुधिर में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिनमें अपने एक को प्रतिजन बोलते हैं और एक को प्रतिरक्षी बोलते हैं। प्रतिजन देखिए दोस्तों, प्रतिजन क्या होता है, मानव रुधिर में पाए जाने वाले प्रतिजन 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिजन ए व प्रतिजन बी। प्रतिजन के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए व बी का संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रतिरक्षी देखिए, प्रतिजनों की भांति ही रुधिर में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिरक्षी ए व प्रतिरक्षी बी। इनके लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर स्मॉल ए व स्मॉल बी का संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। शरीर में रुधिर का थक्के के समान जमना तभी संभव होता है जब प्रतिजन ए के साथ प्रतिरक्षी ए अथवा प्रतिजन बी के साथ प्रतिरक्षी बी एक साथ उपस्थित हो। इस प्रकार रुधिर के जमने से रक्त कोशिकाओं में रक्त का बहाव रुक जाता है। रुधिर में पाए जाने वाले इन प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर कोर्ल लैंडस्टीन ने
मानव रुधिर को ए बी व ओ 4 वर्गों अथवा समूह में वर्गीकृत किया, जिनकी सारणी ये दर्शाई है दोस्तों। सबसे पहले अपने देखिए रुधिर वर्ग दिया है, फिर प्रतिजन जिसको एंटीजन बोलते हैं अपने, और प्रतिरक्षी जिसको एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है। रुधिर वर्ग ए देखिए आप, तो ए की जो प्रतिजन है वो कैपिटल ए होगी और प्रतिरक्षी कैपिटल बी होगी, ठीक है, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रम होगी, ठीक है, ए का बी, बी का ए, ठीक है। और बी के लिए देखिए, बी के लिए जो प्रतिजन है वो क्या होगा, बी, और प्रतिरक्षी क्या होगा, इसका व्युत्क्रम ए होगा, ठीक है। इसी प्रकार ए बी के लिए ए और बी तो एंटीजन होंगे, लेकिन प्रतिरक्षी इसका कोई नहीं होता है, ठीक है। ओ के लिए देखिए, ओ के लिए प्रतिजन यानी अभी देखिए व्युत्क्रम कर लीजिए सारणी में, ठीक है, प्रतिजन तो इसका होता नहीं है, लेकिन इसकी जो प्रतिरक्षा है या एंटीबॉडी है वो क्या होती है, स्मॉल ए व स्मॉल बी होती है। रुधिर वर्ग का महत्व क्या है वो देखिए। रुधिर वर्ग की जानकारी से रक्त जैसे महत्वपूर्ण कार्य समाज के लिए वरदान साबित हुए हैं। इससे रक्तदान जैसे दोस्तों, रक्तदान जैसे, इससे दुर्घटना एवं बीमार व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ने पर उचित रुधिर रक्त बैंक अथवा पंजीकृत स्वैच्छिक रक्तदाताओं से आसानी से प्राप्त हो जाता है। न्याय एवं कानून के क्षेत्रों में भी रक्त वर्गों का महत्व है। इनके नमूनों से प्राप्त किए जाने वाले DNA परीक्षणों द्वारा अपराधियों की पहचान की जाती है। मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी हो जाने पर उचित वर्ग का रक्त चढ़ाकर उसमें रक्त की कमी को पूरा किया जा सकता है। यह क्रिया रुधिर आदान कहलाती है। इस प्रक्रिया में दाता व गराई दोनों के रक्त वर्गों को सुमेलित कर चढ़ाया जाता है। तो ये दोस्तों एक टेबल दे रखी है। इसमें इस टेबल में मतलब अपने एक तरफ दाता दे रखे हैं, यानी जो रुधिर देने वाले हैं, और एक तरफ ग्रहण करने वाले हैं। तो इसमें देखिए नीचे दर्शा भी रखा है, ये देखिए, सही का अर्थ है जो रक्त दिया जा सकता है, एवं गलत का अर्थ है यानी रक्त नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो जो दाता वर्ग ए है इसका है ना, ए को दिया जा सकता है, ठीक है, इसके अलावा बी को दिया जा सकता है, लेकिन बी और ओ को नहीं दिया जा सकता। जो दाता वर्ग बी है इसका क्या है, ए को नहीं दिया जा सकता, लेकिन बी को दिया जा सकता है, और ए बी को दिया जा सकता है, और ओ को भी नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा ए बी है, तो ए बी का क्या है, ए को नहीं दिया जा सकता, बी को नहीं दिया जा सकता, ओनली ए बी को दिया जा सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ अपने क्या कह सकते हैं, जो ओ है इसको भी नहीं दिया जा सकता। अब ओ का देखें तो ओ का ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं, और यहाँ पे कौन सा हो गया, ये ओ को भी दे सकते हैं। यानी इससे अपने टेबल से पता चलता है कि जो ओ है ना वो तो सभी को दे सकता है, लेकिन जो ए बी है ना वो सभी से ले सकता है, ठीक है। ये अपने याद रखना है आपको। तो देखिए इसमें सारणी का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि ए बी रक्त समूह वाला ग्राही सभी प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, एवं ओ रक्त समूह वाला दाता सभी प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ए बी रक्त वाला व्यक्ति सार्वत्रिक ग्राही एवं ओ समूह वाला व्यक्ति सार्वत्रिक दाता है। अब अपने देखिए रक्तदान एवं रक्त बैंक क्या होती है वो देखिए। तो रक्तदान में दोस्तों बता देते हैं कि आपको जो रक्त को है ना सुरक्षित रखा जाता है वो ये रक्त बैंक होती है, ठीक है। यानी दुर्घटना होने पर व्यक्ति के शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। इस कारण उसे रक्त की आवश्यकता होती है। जहाँ तक संभव हो रक्त सदैव परिजनों या अपने रिश्तेदारों से ही लेने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें वांछित रक्त समूह मिलने से आसानी होती है, ठीक है। परिजनों से वांछित रक्त समूह न मिलने की स्थिति में रक्त रुधिर बैंकों से प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा रुधिर बैंक हर जिले के अस्पताल में खोले गए हैं। कई लोक कल्याणकारी संस्थाओं के द्वारा भी निजी रक्त बैंक संचालित है। रुधिर बैंकों में सुरक्षित रखने के लिए उसमें सोडियम साइट्रेट मिलाकर रखा जाता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रुधिर बैंक में रुधिर को सुरक्षित रखने के लिए क्या मिला जाता है, तो सोडियम साइट्रेट मिलाया जाता है, ये याद रखना आपको। रुधिर बैंक में लगभग रुधिर 30 दिन तक सुरक्षित रहता है, ये भी याद रखना है। देखिए वह स्थान जहाँ विभिन्न वर्गों का रुधिर
सुरक्षित व संग्रहित रहता है रुधिर बैंक कहलाती है। ठीक है, रुधिर बैंक में रुधिर की निरंतरता बनी रहे इसलिए रक्तदान की आवश्यकता होती है। रुधिर देने वाले व्यक्ति के रुधिर का परीक्षण कर लिया जाता है। यदि वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है तो उसका रक्त नहीं लिया जाता है। रुधिर लेने के लिए रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी सभी सरकारी अस्पतालों एवं बड़े निजी चिकित्सालयों में रुधिर एकत्रित करने की व्यवस्था होती है। आवश्यकता पड़ने पर इन रक्त बैंकों से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों एवं रोगियों को वांछित समूह का रक्त उपलब्ध करवा दिया जाता है। ये भी देखिए दोस्तों, रक्तदान कौन कर सकता है? प्रत्येक पुरुष कर सकता है और महिला कर सकती है। जिनकी आयु क्या हो, 18 वर्ष से 60 वर्ष तक हो। ठीक है, जिनका वजन 45 किलो से अधिक हो। ठीक है, जो एड्स, हेपेटाइटिस सी, बी और सी, सिफिलिस, मलेरिया या कोई अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित न हो, जिसने पिछले 3 महीने में रक्तदान न किया हो, जिसका पिछले 6 महीने के अंतराल में कोई बड़ा ऑपरेशन भी नहीं हुआ हो, इसके अलावा जिसका हीमोग्लोबिन है वो 12.5 से अधिक हो, और जिसका रक्त दाब सामान्य हो, और जिसका तापमान है वो 37.5 सेंटीग्रेड व पल्स रेट सामान्य हो। ठीक है, और जो क्या है, महिला जो गर्भवती न हो। ठीक है, ये सारे क्या कर सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, रक्त के बाद ध्यान देने योग्य बातें देखिए। रक्त के पश्चात 24 घंटे के भीतर तरल पदार्थ का सेवन करें, जैसे कि जूस हो गया और दूध हो गया। ठीक है, रक्तदान के 24 घंटे तक पश्चात 24 घंटे तक अधिक परिश्रम या व्यायाम न करें। और रुधिर के कार्य देखिए दोस्तों, रुधिर हमारे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। रुधिर पोषक पदार्थों तथा उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। बाहरी जीवाणुओं व विषाणुओं को नष्ट कर हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करता है। चोट लगने पर यह रुधिर का थक्का बनाकर उसे बहने से रोकता है। अन्य पदार्थ जैसे हार्मोन, एंटीबॉडीज आदि का परिवहन करता है। शरीर का तापमान निश्चित बनाए रखता है। रुधिर परिवहन का कार्य है रक्तवाहिनियाँ मिलकर करती है। अब हम रक्तवाहिनियों व हृदय किस प्रकार कार्य करता है इसका अध्ययन करेंगे, जो कि अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर करते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो इसको एक पॉजिटिव कमेंट के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के सेकंड पार्ट में दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।